हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करें। तो बच्चों, आज का आपका पहला क्वेश्चन है, यू आर गिवन अ कैरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर, यानी आपको मिट्टी का तेल, टारपिन और पानी दिया गया है। इन विच ऑफ दीज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, इनमें से किसमें जो लाइट है, प्रकाश जो है, वो तेजी से चलता है या उसकी चाल जो है ज्यादा होती है। तुम्हें मिट्टी का तेल, टारपिन और पानी दिया जाता है। इनमें से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है। तो आपको तीन जो है चीजें दी गई है, एक है मिट्टी का तेल, दूसरा है टारपिन और तीसरा है पानी। और इसका क्या बताया गया है, ये कहा गया है कि इससे प्रकाश चलता है, प्रकाश इस मीडियम से, इस माध्यम में गमन करता है। तो आपको बताना है कि इनमें से किसकी स्पीड या किसकी चाल ज्यादा। अब अगर हम बात करें केरोसिन, टर्पेंटाइन और वाटर की, यानी मिट्टी के तेल, टारपिन और पानी की अगर हम बात करते हैं, तो इन तीनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर हम कंपेयर करें, उसको अगर हम तुलना करें, तो हम क्या देखते हैं कि जो पानी है, पानी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यानी अपवर्तनांक है, वो सबसे कम। अपवर्तनांक कम होने का अर्थ क्या है? अपवर्तनांक कम होने का अर्थ ये है कि ये क्या होगा, एक रेयरर मीडियम होगा, यानी एक जो है इसमें जो पार्टिकल्स है वो दूर होंगे, ये एक ऑप्टिकली रेयरर या फिर आप कह सकते हैं एक विरल माध्यम होगा। अब इसमें से क्या होता है, प्रकाश चलता है, प्रकाश गमन करता है। और हम ये देखते हैं कि जो प्रकाश है उसकी जो स्पीड, जो प्रकाश है उसकी जो स्पीड है या उसकी जो चाल है, इस केस में ज्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये एक रेयरर मीडियम है, एक विरल माध्यम है। अगर हम इसको मिट्टी के तेल और टारपिन से कंपेयर करें, तो यानी कि जो पानी है, यानी जो आपका वाटर है, उस पे जो प्रकाश की किरणें हैं वो ज्यादा तेजी से गमन करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, फॉर कैरोसिन n इक्वल्स टू 1.44, यानी जो मिट्टी का तेल है उसके लिए अपवर्तनांक 1.44 है। इसी तरीके से जो टर्पेंटाइन है, ठीक है, टारपिन है, उसके लिए n का मान यानी अपवर्तनांक 1.47। इसी प्रकार से अगर हम पानी की बात करें यानी वाटर की बात करें, तो वाटर का जो n है या अपवर्तनांक है वो 1.33 है, 1.33, ठीक है। बिकॉज वाटर हैज द लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि जो पानी है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसका जो अपवर्तनांक है वो सबसे कम है। आप देख सकते हैं कि जो पानी है उसका अपवर्तनांक 1.33 है और बाकियों का 1.44 और 1.47। तो इन तीनों में सबसे कम किसका है? पानी का है, यानी वाटर का। Therefore, light travels fastest in this optically rarer medium. इसलिए क्या होता है, जो प्रकाश है, जो लाइट है, वो जो आपका ये मीडियम है, ये जो माध्यम है, ठीक है, इस माध्यम यानी पानी में सबसे ज्यादा जो है तेज चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि ये क्या है, एक ऑप्टिकली रेयर मीडियम है। क्या है? ये एक विरल माध्यम है, ठीक है। देन कैरोसिन एंड टर्पाइन, और किससे कंपैरिजन किया है, किससे जो है तुलना की गई है? कैरोसिन यानी मिट्टी के तेल से और टर्पेंटाइन ऑयल से यानी टारपिन के तेल से। क्योंकि पानी का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, इसलिए इस प्रकाशिक रूप से विरल माध्यम में प्रकाश मिट्टी के तेल और टारपिन के तेल की तुलना में
सबसे तेज गति से चलता है। अब आपका अगला प्रश्न है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। अगर हम डायमंड की बात करें, हीरे की बात करें, तो हीरे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो अपवर्तनांक है, वो 2.42 है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? अब आपको ये बताना है कि इस स्टेटमेंट का, इस कथन का अर्थ क्या है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का क्या अर्थ है? अब जैसे कि आप ये जानते हैं, आप क्या जानते हैं, जब भी हम अपवर्तनांक की बात करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, तो बेसिकली हम किसी भी, जिस भी मैटर का या जो भी पदार्थ है जिसका हम अपवर्तनांक की बात कर रहे हैं, उसको हम जो है वैक्यूम या निर्वात का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके साथ उसको कंपेयर करें। ठीक है, तो हमें क्या पता चलता है, जब ये कहा जाता है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका अर्थ ये है कि अगर हम वैक्यूम से कंपेयर करें, निर्वात से कंपेयर करें, तो इसका जो अपवर्तनांक है वो निर्वात के कंपैरिजन में 2.42 है। ठीक है, तो यानी हो क्या रहा है, हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, अपवर्तनांक की, और हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, वैक्यूम से कंपेयर कर रहे हैं, निर्वात से कंपेयर कर रहे हैं। इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, by saying that the refractive index of diamond is 2.42, we means that the speed of light in diamond is lower by a factor of 2.42 relative to that of vacuum। यानी यह कहने से कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, हमारा तात्पर्य है कि हीरे में प्रकाश की गति निर्वात की तुलना में 2.42 यानी 2.42 गुना कम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जब हम कहते हैं कि जो हीरा है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, यानी कि अगर हम बात करें हीरे की, तो हीरे में जो प्रकाश की स्पीड है वो निर्वात या वैक्यूम के कंपैरिजन में 2.42 गुना कम है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर इन अ लेंस। किसी लेंस में एक डायोप्टर क्षमता की परिभाषित कीजिए। यानी आपको ये बताना है कि एक डायोप्टर क्षमता क्या होती है। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि जो डायोप्टर होती है वो पावर यानी क्षमता की यूनिट है, उसकी एसआई यूनिट है। अब यहाँ पे बात की जा रही है एक डायोप्टर की, तो आप ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो पावर है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P = 1/f। यहाँ पे जो P है वो पावर यानी क्षमता को दर्शा रहा है, F जो है वो फोकल लेंथ है, और ये आपको मीटर में दी गई। ठीक है, P क्या है, क्षमता, F क्या है, फोकल लंबाई, फोकल, और वो भी आपकी मीटर में होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें एक डायोप्टर, तो किसी भी लेंस की पावर या क्षमता एक डायोप्टर कब होगी, जब उसका फोकल लेंथ या फोकल लंबाई 1 मीटर हो। ठीक है, जब किसी लेंस की फोकल लेंथ या फोकल लंबाई 1 मीटर होगी, तो आप ये देख सकते हैं कि उस लेंस की पावर या क्षमता एक डायोप्टर आती है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसे परिभाषित कर सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस whose focal length is 1 मीटर। एक डायोप्टर एक लेंस की क्षमता है जिसकी फोकल लंबाई 1 मीटर है। यानी जब भी हम एक डायोप्टर की बात करते हैं, तो एक डायोप्टर क्या है, ये लेंस की क्षमता है, लेंस की पावर है जो कि 1 मीटर। ठीक है, लेंस की क्षमता है जिसका फोकल लंबाई 1 मीटर। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है, अ कॉन्वेक्स लेंस
form a real and inverted image of a needle at a distance of 50 centimeter from it. एक कॉन्वेक्स लेंस है, यानी कैसा लेंस है? उत्तल लेंस। ठीक है, हमारे पास एक उत्तल लेंस है, ठीक है, जो कि रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, यानी वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है किसी भी एक निडल का, जो कि 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, यानी हमारे पास एक उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, और इसके सामने एक निडल रखी गई है, एक सुई रखी गई है, जिसकी दूरी 50 सेंटीमीटर है। Where is the needle placed in front of the convex lens? आपको ये बताना है कि कॉन्वेक्स लेंस के सामने निडल कहाँ पे रखी चाहिए, कहाँ पे आप वस्तु को रखें। If the image is equal to the size of the object, अगर जो इमेज है, जो प्रतिबिंब है, वो उसी साइज का है जिस साइज का ऑब्जेक्ट है। ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। अब लेंस की आपको पावर भी निकालनी। तो बेसिकली क्या कहा गया है, एक उत्तल लेंस सुई से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर उसका वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। यानी यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको प्रतिबिंब बताया गया कि प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, प्रतिबिंब है 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। आपको ये बताना है कि अगर जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब का जो आकार है, इमेज का जो आकार है, वो जो है वस्तु के आकार का, यानी जिस आकार का ऑब्जेक्ट है उसी आकार का जो है इमेज बना है, तो आपको ये बताना है कि वस्तु कहाँ पे रखी गई है, और साथ में आपको इसकी क्षमता यानी पावर भी निकालनी। ठीक है, तो ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। अब हम इसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट डाउन कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको जो है दिया गया है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है निडल का 50 सेंटीमीटर पे इसके फ्रंट में। ठीक है, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। और कौन सा लेंस है आपका उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, यानी जो आपका यू है, ठीक है, यू का मान आपको बताना है। वी आपको दिया गया है, वी दिया गया है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये क्या बना रहा है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है। ठीक है, कैसा इमेज बना रहा है, वास्तविक और उल्टा। और वास्तविक और उल्टा किधर बनता है आपका, आप जानते हैं राइट साइड। ठीक है, यानी यहाँ पे आपने जैसे लेंस रखा है, यहाँ पे आपका लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो रियल और इन्वर्टेड इमेज आपकी इस साइड बनेगी। तो यानी जो रियल और इन्वर्टेड इमेज है उसकी जो दूरी है वो 50 सेंटीमीटर होगी, और ये पॉजिटिव में होगी। अब यहाँ पे कंडीशन दी गई, क्या दिया क्या है कंडीशन, कि जो आपकी निडल है, ठीक है, वो इस तरीके से रखी गई है कि जो इमेज है, ठीक है, जो प्रतिबिंब है उसका जो साइज है वो वस्तु के आकार का, यानी कि वस्तु का जो साइज है और प्रतिबिंब का जो साइज है वो सेम। और ये कब कैसी कंडीशन में होता है, आपको पता होगा, हमने जो है ये चैप्टर जब आप डिस्कस कर रहे थे, स्पेशली जब हम रे डायग्राम डिस्कस कर रहे थे, तब हमने ये डिस्कस किया था। हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि जब वस्तु को हम 2f पे रखते हैं, ठीक है, तो आपकी जो इमेज बनती है वो 2f पे बनती है, और उसका आकार वही होता है जो वस्तु का आकार होता है। साथ ही साथ जो इमेज होती है वो रियल और इन्वर्टेड यानी वास्तविक और उल्टी होती है। ये आपने देखा था। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो है यहाँ पे आप इस कॉन्सेप्ट से ये समझ सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट से आप ये समझ सकते हैं कि जो वस्तु की दूरी जो है वो क्या है, वो क्या होगी, वो 2f के बराबर होगी, और वो उसी दूरी पे होगा जिस दूरी पे इमेज बन रही है, यानी u जो होगा वो आपका बराबर होगा v के, यानी 50। ठीक है, अब अगर हम u की बात करें, u भी मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन आप ये जानते हैं कि जो वस्तु है या ऑब्जेक्ट है
ठीक है, उसे लेफ्ट साइड में रखा जाता है, तो u का जो मान होगा वो नेगेटिव में आएगा, यानी -50। और क्योंकि जो इमेज है या प्रतिबिंब जो है प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार का है, तो ये कब होता है? ये तब होता है जब आपका u इक्वल्स टू v इक्वल्स टू 2f होता है। ठीक है, यानी अगर हमें f की वैल्यू निकालनी है तो आप ले सकते हैं u इक्वल्स टू 2f। अब यहाँ पे जो लेंस है, ठीक है, वो कैसा है? कॉन्वेक्स लेंस है। और कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम फोकल लेंथ की बात करें तो मैंने आपको बताया था इसकी फोकल लेंथ कैसी होती है। इसकी फोकल लेंथ जो होती है वो आपकी पॉजिटिव होती है, ठीक है, यानी प्लस में। तो यानी कि जो आपका f आएगा वो f आएगा 50/2 यानी 25 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो है फोकल लेंथ आ गई है, ठीक है, u का मान आ गया है, u आपका -50 आ गया है। अब हम क्षमता यानी पावर निकालते हैं। तो आप जानते हैं पावर का फॉर्मूला, पावर यानी क्षमता इक्वल्स टू 1/f इन मीटर, ठीक है, f है सेंटीमीटर, ठीक है। इसको अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर में परिवर्तित करना है, तो इसे आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यानी 25/100, ठीक है, तब ये मीटर में आ जाए, यानी पावर आई आपकी 1/25 और 25 के नीचे आपका 100, तो ये आ गया आपका +4 डायफ, यानी पावर क्या आई है, यानी क्षमता कितनी आई +4 डायफ। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आप नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन है फाइंड द पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर, यानी आपको जो है पावर निकालनी है, किसकी निकालनी है? कॉन्केव लेंस की, जिसकी फोकल लेंथ या फोकल लंबाई 2 मीटर है, ठीक है। तो आपको क्या निकालनी है? पावर निकालनी है, यानी क्षमता निकालनी, ठीक है, आपको क्षमता निकालनी। अब सबसे पहले आप ये जानते हैं कि यहाँ पे कौन सा लेंस दिया गया है? कॉन्केव लेंस, ठीक है, कॉन्केव लेंस यानी अवतल। तो ये आपका अवतल लेंस हो गया। और इस केस में अगर हम फोकल लेंथ की बात करें, फोकल लंबाई की बात करें, तो आप क्या जानते हैं? इस केस में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, यानी माइनस साइन के साथ। तो यानी कि यहाँ पे जब हम फोकल लेंथ की बात करेंगे तो वो नेगेटिव में आए, ठीक है। तो क्या गिवन है? फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस, अवतल लेंस की फोकल लंबाई -2 मीटर। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है पावर यानी क्षमता निकालना, ठीक है। तो क्षमता
का फॉर्मूला है 1/f इन मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1/2, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो -0.5 डायोप्टर। तो ये आपका क्या आ गया, कॉन्केव लेंस यानी अवतल लेंस, ठीक है। जो अवतल लेंस है उसकी क्षमता इस तरीके, ठीक है। इसे नोट डाउन करेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका जो अगला प्रश्न है वो एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी आपको क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न दिया गया है, साथ ही इसके उत्तर के लिए विकल्प दिए गए, आपको सही विकल्प को छांटना है। तो आपका प्रश्न है, which one of the following material cannot be used to make a lens? निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। यानी आपसे ये बोला गया है कि आपको कुछ सामग्रियां, कुछ मटेरियल दिए गए हैं, कुछ पदार्थ दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग जो है लेंस बनाने में नहीं किया जा, ठीक है। तो आपके पास 4 विकल्प हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहला है वाटर यानी पानी, दूसरा है गिलास यानी कांच, तीसरा है प्लास्टिक और चौथा है क्ले यानी मिट्टी। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी सामग्री है, कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता। अब अगर हम इन विकल्पों को देखें तो आप क्या जानते हैं कि जो पानी है, वाटर है, ये एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, यानी एक पारदर्शी पदार्थ है या मटेरियल, ठीक है। तो यानी कि इससे प्रकाश की किरणें गमन कर सकती है, इससे प्रकाश की किरणें चल सकती है। इसी तरीके से अगर हम कांच या ग्लास की बात करें तो कांच क्या है, कांच भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है या पारदर्शी पदार्थ है और इसमें से भी प्रकाश की किरणें गमन कर जाती है। अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक, आपके कुछ प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट होते हैं, इनमें से भी प्रकाश गमन कर सकता है। यानी ये तीनों क्या है, एक तरीके से ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है और इनमें से प्रकाश की किरणें चल सकती है, गमन कर सकती है। अब अगर हम क्ले की बात करें यानी मिट्टी की बात करें तो मिट्टी जो है ये अपारदर्शी पदार्थ है, यानी एक ऐसा पदार्थ है जिसके आर पार जो है प्रकाश की किरणें नहीं जा सकती। अब इनके आर पार प्रकाश की किरणें नहीं जा सकती, यानी कि इनमें अगर प्रकाश की किरणें नहीं जा सकती यानी किसी भी प्रकार का आपको यहाँ पे रिफ्रैक्शन या अपवर्तन नहीं दिखेगा। वहीं अगर हम पहले 3 केस की बात करें तो क्योंकि ये तीनों क्या है, ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, तो जब प्रकाश की किरणें इनमें ट्रैवल करेगी तो क्या होगा, तो अपवर्तन हो, ठीक है। लेकिन क्ले के केस में, मिट्टी के केस में अपवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये अपारदर्शी है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये ओपेक है। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता, तो इसका जो आंसर है वो आपका क्ले यानी मिट्टी। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है, द इमेज formed by a concave mirror is observed to be virtual, erect and larger than the object। आपको क्या दिया गया है, एक कॉन्केव मिरर, अवतल दर्पण दिया गया है और इस अवतल दर्पण के माध्यम से एक वर्चुअल यानी आभासी, इरेक्ट यानी सीधा और लार्जर यानी बड़ा प्रतिबिंब बनाया गया। Where should be the position of the object? वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, यानी आपको ये बताना है कि वस्तु को कहाँ पे रखना चाहिए ताकि हमें जो इमेज मिले, जो प्रतिबिंब मिले वो कैसा हो, आभासी, सीधा और बड़ा। तो आपके पास ऑप्शन है, पहला है बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर,
मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। सेकंड है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र पर। तीसरा है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता केंद्र से परे। और चौथा है बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस, यानी ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। तो यहाँ पे आपसे जो कहा गया है वो आपको अवतल दर्पण दिया गया है, और अवतल दर्पण के केस में आपको ये बताना है कि वर्चुअल यानी आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब किस केस में बने। अब जैसे कि आप जानते हैं कि जो आपका कॉन्केव मिरर होता है, अवतल दर्पण होता है, ये एक कन्वर्जिंग मिरर है, ठीक है। यानी इसमें जो प्रकाश की किरणें इस पे पड़ती हैं वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती है। जैसे कि अनंत से आने वाली किरणें जब इस पे टकराती हैं तो वो फोकस पर या मुख्य फोकस पर मिलती है। अब इस केस में क्या कहा गया है? इस केस में ये कहा गया है कि जो आपका प्रतिबिंब है वो कैसा है, वर्चुअल है, इरेक्ट है और बड़ा है। तो ये कब होता है? ये तब होता है जब आपका जो वस्तु है वो आपके दर्पण के बेहद पास है, यानी पोल और मुख्य फोकस के बीच में। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, जब हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे तब हमने देखा था, जैसे कि हम जब जो है आपका किरण आरेख पढ़ रहे थे तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि हमने जो वस्तु है या ऑब्जेक्ट है उसे अलग अलग पोजीशन पे रखा, लेकिन जब हमने वस्तु को पोल और फोकस के बीच में रखा तो क्या हुआ, हमें एक ऐसी इमेज मिली जो कि वर्चुअल थी, आभासी थी। और इसी केस में हमें आभासी जो है प्रतिबिंब मिला, और किसी केस में हमें इस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त नहीं हुआ। और केस में हमें वर्चुअल जो है इमेज नहीं मिली, सिर्फ रियल और इन्वर्टेड यानी वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब मिला। इसके साथ साथ हमें जो ये केस है यानी पोल और फोकस के बीच में जब आप वस्तु को रखते हैं, इसी केस में आपको बड़ा प्रतिबिंब मिला, सीधा प्रतिबिंब मिला और आभासी प्रतिबिंब मिला। तो यानी अगर हम बात करें जो आपका क्वेश्चन है उसकी, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा, यानी बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस, यानी दर्पण के ध्रुव और इसके मुख्य फोकस के बीच। यानी आपका जो वस्तु है वो पोल और फोकस के बीच में होना चाहिए, तभी आपकी जो इमेज है वो आभासी होगी यानी वर्चुअल होगी, सीधा होगा और बड़ा होगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना। अब आपका अगला प्रश्न है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। वस्तु के आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। यानी आपसे क्या कहा गया है, आपसे ये कहा गया है कि आपके पास एक जो है उत्तल लेंस है यानी कॉन्वेक्स लेंस, इसके सामने आपको वस्तु को कहाँ पे रखना है, कहाँ पे रखना है ताकि आपको रियल इमेज मिले। कैसी इमेज मिले? रियल इमेज मिले, और किसके साइज की? वस्तु के साइज की इमेज मिले, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है, पहला एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, यानी लेंस के मुख्य फोकस पर, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, यानी फोकल लेंथ के ट्वाइस पर, यानी कि जो आपकी फोकल लंबाई है उसकी दुगनी लंबाई पर या दुगनी दूरी पर, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फिनिटी यानी अनंत पर। चौथा है बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड प्रिंसिपल फोकस, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर और जो आपका प्रिंसिपल फोकस है या मुख्य फोकस है इस पर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि जो इमेज बनेगी वो वस्तु के आकार की हो, साथ ही साथ जो उसकी जो वो प्रतिबिंब है, जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के आकार का हो, साथ ही साथ उसकी जो वो इमेज बने वो रियल हो यानी वास्तविक, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, आपको इसे होमवर्क से करना है।
साथ ही साथ जो आगे के जो क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज के, उनको आपको होमवर्क से करने की कोशिश करनी है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।